मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं अपने प्रदेश की जनता से, राजनीति अलग, धर्म अलग, भाईचारा अलग। तो क्या उत्तराखंड की जनता ने अभी आप लोगों को स्वीकार नहीं करा है? अब जनता इन दोनों को समझ चुकी है, ये बहरूपियों की सरकार कहूंगा मैं इनको। तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं या इनका गणित खराब करने के लिए लड़ते हैं? नमस्कार, मैं हूं विजय पाल और आप लोग देख रहे हैं JJN न्यूज़। तो आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद सिद्दीकी जी, जो एक बहुत एक बड़े व्यवसायी थे, लेकिन जब देखा इन्होंने कि लोगों के जब लोग इनसे मिले तो इन्होंने देखा कि लोग काफ़ी परेशान हैं, तो इन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। गरीबों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आज इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे और इन्हें सबसे पहले तो हम बधाई देंगे कि आपको विधानसभा का प्रतिनिधि यहाँ से प्रत्याशी चुना गया समाजवादी पार्टी का, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विजय भाई। तो आपसे क्वेश्चनों का सिलसिला जारी शुरू करते हैं। तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी राजनीति का दायरा बहुत सीमित है, एक सीमित क्षेत्र के लिए आप राजनीति करते हैं। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप इतने सीमित क्षेत्र की राजनीति करेंगे और विधानसभा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है अपना, तो आप किस तरह से भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो JJN की पूरी टीम को और ये मेरा सौभाग्य है कि आज विजय भाई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं सौभाग्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक अभी आपने कहा एक सीमित जो बताया गया अभी क्षेत्र तक सीमित है, ये गलत है और ये जनता जानती है, हल्द्वानी शहर की जनता जानती है। मैं समझता हूँ मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता जो एक दिखावे की राजनीति होती है, जो एक ज़बरदस्ती किसी को परेशान करने की राजनीति होती है, या आप सड़क जाम कर रहे हैं, या आप जाकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका शहर डिस्टर्ब हो रहा है, या आपको कुछ ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं जिससे कि कि कोई एक आपस में जो हमारा एक भाईचारा है उसमें कोई एक खटास पैदा होती है। मैं ऐसी राजनीति नहीं करता। अगर आप उसको समझते हैं कि सीमित एक क्षेत्र की समिति की बात करते हैं, मैं एक क्षेत्र पे सीमित नहीं हूँ, मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूँ, पूरे समाज को लेकर साथ में लेके चलता हूँ कि समाजवादी पार्टी जैसा भी हमने एक बात की, नई हवा है, नई सपा है। तो मकसद क्या है कि अगर मैं एक क्षेत्र की राजनीति करता तो 2017 का जब मैं चुनाव लड़ा था पहला, तो 3 महीने के समय में, उस समय ज़रूर मैं कहूँगा इस बात को कि मैं उस समय सीमित दायरा था और समय कम था, 3 महीने थे, और 3 महीने वो जो चुनाव था एक जज्बात का चुनाव था। लेकिन हाँ, इसको हम ये जरूर कहेंगे कि आपने उस 3 महीने के बाद लगातार चुनाव हारे आप, उसके बाद लगातार आपने मेहनत करी, पब्लिक के बीच में दिखते रहे। इसको तो कोई भी बीजेपी या कांग्रेस कोई भी नहीं नकार सकता कि आप लगातार मुद्दों पे बात करते रहे। हाँ, और आपने हमेशा एक जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं। इसके लिए तो हम आपको बोलेंगे कि ऐसे राजनीति में अगर ऐसे लोग आएँ जो जनता के लिए मुद्दे उठाएंगे, तो हो सकता है कि आगे की राजनीति आप जैसे लोगों को देख के सुधरे। देखिए विजय भाई, ऐसा ना, राजनीति को लोगों ने कारोबार बना लिया है और मैं कारोबार करने के बाद राजनीति में आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप राजनीति का स्तर देखेंगे तो जो आज की डेट में जो हमारे इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहूँगा मैं, जिस मकसद से प्रदेश बनाया गया था, तो उस प्रदेश से मकसद से भटक गए हैं यहाँ के राजनीतिक दल। कि जनता ने, जब पहले चुनाव आया था, जनता ने चुना कि ये सरकार आई है तो ये प्रदेश के लिए कुछ करेगी। तो पहले चलो ठीक है, पहली बार मान लिया कि कुछ समय लगता है प्रदेश में काम करने के लिए। तो 10-10 साल इन दोनों दलों को मिले, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तो इन दोनों दलों की सरकार में अगर विकास की आप बात करेंगे तो विकास इन नेताओं को तो जरूर हुआ है, नेताओं का विकास जो इन दोनों दलों में रहे। जनता का विकास कहीं नहीं हुआ। हमें कभी कोई मौका मिला नहीं। आपने कहा हारने के बाद मैं ज़रूर रहा हूँ, तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि पहला चुनाव जो, मैं पूरी बात नहीं हो पाई थी मेरी, कि एक एरिया तक सीमित हैं आप, तो 3 महीने के समय में मैं एक क्षेत्र में सीमित होकर रह गया था। वो समय कम था, राजनीति की मतदाता भी आपके वहाँ जाते थे, राजनीतिक नॉलेज नहीं थी उस समय। कुछ एक ऐसा, हल्द्वानी को एक ऐसी डिमांड थी कि जनता ने ऐसा घेर लिया था उस टाइम पर कि जनता के बीच से मैं हट ही नहीं पाया। अपनी बात जानते सब थे हल्द्वानी में, लेकिन वो एक जज्बात का चुनाव था। लोग समझते थे ये एक चुनाव लड़ तो रहा है, जीतेगा तो भी भागेगा, हारेगा तो भी यहाँ से भाग जाएगा। पहले समाजवादी पार्टी का उतना आधार नहीं था, आपके आने से आधार तो थोड़ा बड़ा है। लेकिन हम आपकी बात के बीच में कहेंगे कि अभी भी उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है, जो एक प्रभाव उत्तराखंड के 2002 से लगातार समाजवादी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो प्रभाव अभी तक नहीं बना पा रही है उत्तराखंड में। तो क्या उत्तराखंड की जनता ने अभी आप लोगों को स्वीकार नहीं करा है, या आप लोगों की तरफ से? देखो, हर चीज़ में समय लगता है विजय भाई। एक समय ऐसा था कि पूरे देश की राजनीति डिसाइड होती थी उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। और जो उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस ने 60-70 साल राज जो किया है हमारे देश में, तो उत्तर प्रदेश से किया है।
तो आज उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब है। एक समय ऐसा था भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिकती थी। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद में है कि एक दिन समाजवादी भी इसी तरह से आएगी। 10-10 साल और नहीं, हम आपकी बात पे 10-10 साल दोनों को मिले हैं। अब जनता इन दोनों को समझ चुकी है, ये बहरूपियों की सरकार कहूंगा मैं इनको। आपने कहा कोई आंदोलन नहीं करते, सड़कों में नहीं करते, गूंगे बहरों के आगे कुछ बोलना बेकार है। मैं क्यों अपनी आवाज बैठाऊं इन गूंगे बहरों के सामने बोलकर, जब इनका करना ही नहीं है। जहां सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी की, आपने बहुत मौकों पे आवाज भी उठाई है। 2017 में आपने श्रीमती इंदिरा हृदय जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। बहुत कद्दावर नेता हैं, आज वो नहीं है, हम उनको नमन करते हैं, लेकिन बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस की यहाँ रही है, उनके सामने आपने चुनाव लड़ा। आज जब वो नहीं है और कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो आपको लगता है कि एक कद्दावर नेता के ना होने से आपको कुछ पॉजिटिव फर्क पड़ेगा? देखिए, ये भी अच्छा सवाल है विजय भाई आपका, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि कौन मेरे सामने है या मैं किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव नेता की मेरी कोई ताकत नहीं होती, चुनाव होती मत की ताकत, जो आपको मत के अधिकार जो आपको देगा, कौन आपने मत देता है आपको। मैं जनता पे पूरा भरोसा करता हूँ। मैं मेरे सामने कैंडिडेट जो भी डिक्लेयर होगा उस कैंडिडेट की फिक्र नहीं करता, चाहे जो भी आए। और मैं ये समझता हूँ जिस जनता के बीच में हारने के बाद 5 साल बैठा हूँ, मैं उस जनता पे पूरा भरोसा जताता हूँ, उस जनता के वो पूरा चुनाव छोड़ता हूँ कि अगर मैं 5 साल हारने के बाद आपके बीच में बैठा हूँ, आपकी परेशानी में रात के 2 बजे कोई किसी का कॉल आया था, कोई परेशानी होती है, तो कोई नेता नहीं आता वहाँ पर। लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात हम फिर भी कहेंगे कि सपा आज भी बीजेपी और भाजपा और कांग्रेस से कमजोर साबित होती है उत्तराखंड में। मानता हूं मैं इस बात से। तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं या इनका गणित खराब करने के लिए लड़ते हैं? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता मान लीजिए कालाडूंगी से या लालकुआं विधानसभा से, जहां पर मुझे पता मैं यह जीत नहीं सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। एज ए प्रत्याशी शुएब अगर लड़ रहा है कालाडूंगी से और मुझे पता है मैं यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता, तो मैं वहाँ चुनाव क्यों लड़ूंगा? अब यहाँ के समीकरण की आपकी बात करता हूँ, तो यहाँ समीकरण में पिछली बार करीब 95-96 हज़ार की पोलिंग हुई है। हाँ। उस पोलिंग में जो हार जीत का अंतर रहा वो मेरे ख्याल से 6,000 कुछ वोटों का रहा भाजपा और कांग्रेस में। 65 वोटों का अंतर था। उस समय अगर जो वोट मुझे मिलना था, जो रेलवे के खंभों के कारण या डर की राजनीति के कारण, यहाँ पे एक डर, यहाँ की राजनीति अलग हो गई हल्द्वानी की। एक तो पैसे का चुनाव लड़ा जाता है यहाँ पर। पैसे से तो आप भी काफी नहीं, मैंने पैसा राजनीति से नहीं कमाया है। नहीं, आप ये नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आपने बहुत सी बात कही, पैसे का भी कुबेर का खजाना भी खाली होता है। मैंने राजनीति से पैसा कमा के, अगर मैं 1 रुपया का राजनीति से कमाऊंगा तो 25 पैसे खर्च कर दूंगा, तो मेरी जेब से नहीं आ रहा है। तो यहाँ की राजनीति के राजनेताओं की सोच ये थी कि 1 रुपया कमाओ राजनीति से और 25 पैसे उसको बांट दो। तो एक तो चुनाव का ये था। दूसरा, ये डर जो पैदा करा गया यहाँ जनता में, वो ये करा गया अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। नहीं, ये तो देखिए सभी जगह होता है कि समाज मुस्लिम मतदाता का ध्रुवीकरण बीजेपी को हराने के लिए होता था उत्तर प्रदेश में। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस अगर भाजपा को यहाँ पर फाइट देती है, तो क्या आपका वोट बैंक भी उधर कुछ शिफ्ट हो जाएगा भाजपा को हराने के लिए? मैं वो तो कह रहा हूँ, ये डरा के जो धमकाने की राजनीति होती थी कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। अरे तुम्हें वोट दे दिया 10 साल क्या 15 साल कहूंगा, 10 साल सत्ता में और 5 साल नेता प्रतिपक्ष। तो विपक्ष में बैठ के भी आपने 15 साल में, 21 साल के राज में, प्रदेश के 15 सालों में आपने क्या कर लिया? जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी वो डर अब जनता के दिलो दिमाग से खत्म हो चुका है। क्योंकि इंदिरा जीती, एक उनके साथ सम्मान था, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, एक जुड़ाव था। लोग साफ कहते थे मुझसे कि हमारे पर इंदिरा जी के एहसान है, हम इंदिरा जी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो हमने उसको हाथ जोड़ के स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत पुरानी नेता थी और उन्होंने काम किया था, हम तो नए आए थे, एक उत्तराखंड की कद्दावर नेता थी। लेकिन इन 5 सालों में, मैं ये कहता हूँ, इन 5 सालों में अब जो भी नेता आएगा मेरे सामने, मैं इन 5 सालों में उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में सबके ऊपर भारी पड़ूंगा। उसकी वजह आपको शुभकामनाएं। अगर आप, उसकी वजह है भारी, अपने भरोसे नहीं पड़ूंगा। उस जनता के आधार पर, उस जनता के बीच में 5 साल कौन रहा, जीता हुआ प्रत्याशी कहां है? 5 साल जीता हुआ प्रत्याशी कहां रहा जनता से दूर? और हारा हुआ प्रत्याशी मेयर बन के बैठा हुआ है यहाँ पर। तो उसने कौन सा काम, हारे हुए विधायक के रूप में कौन सा काम किया? तो हम तो चुनाव हारे, उसके बाद हम जनता के बीच में बैठे हैं, जनता की। और ये जीते प्रत्याशी 5 साल तो ऐसे गायब हो जाते हैं क्योंकि इनको ऐसा है, इनके कुछ एजेंट्स हैं। मैं आपको बताऊं,
कांग्रेस की एक रणनीति ये है कि कुछ एजेंट छोड़ दिए जाते हैं और जो पहले तो ये भूमिका बनाते हैं कि आप वहाँ का वोट पैसों से खरीदा जा सकता है। कुछ एरिया चिन्हित कर रखे हैं इन्होंने, जिसमें राजपुरा हो गया, बंदुलपुरा हो गया और गांधीनगर हो गया। ये भी हल्द्वानी की पार्टी बिल्कुल। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जिनको ये इन्होंने उन मतलब आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पैसों की राजनीति करती है और वोटों को खरीदती है। मेरी पूरी बात होने दी है। इन्होंने उस एरिया को वंचित करके रख दिया है उन फैसिलिटी से जो सरकार को देनी चाहिए थी। वो भी इंसान रहते हैं, वहां पर भी उनका उतना ही हक है। सरकार के भागीदार हैं, सरकार को चुनते हैं वो, अब उनके वोटों से आप जीत के आते हैं। मेरा अगला सवाल इसी में पर है कि आप पिछली बार चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे, इस बार आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? आपके मुद्दे क्या हैं? बनबुलपुरा, राजपुरा, जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने धन बल के उससे उनको लालच दे के वोट खरीदी, आप उनके लिए क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, करना सोच का फर्क पड़ता है। राजनीति में अगर आपके विचार सोच अच्छी है तो बहुत कुछ हो सकता है, किसी को अपनी जेब से नहीं करना पड़ता। सिर्फ विधायक निधि अगर आप खाली उसमें एक कुछ सीमित एरिया में लगा दो और कुछ लोगों को इग्नोर करो तो जनता इसको भी समझती है, जनता हिसाब जानती है। सोशल मीडिया तो आजकल बहुत तेज है और समझदार है और होना चाहिए, बहुत अवेयरनेस हो गई है जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये घोषणा पत्र जो 21 साल पहले कांग्रेस ने बनाया था, मैं जनता से एक ही सवाल पूछूंगा और जनता पूछेगी, मैं नहीं, जनता सवाल को पूछेगी इस बार। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता को ये सवाल पूछे जो उनके वोटों से आज तक सत्ता में काबिज रहे हैं, कि आप अपना पहला घोषणा पत्र उठाइए, आपने क्या क्या उसके अंदर घोषणाएं की थी और अपने आप इसमें काट दीजिए कौन कौन सी घोषणाएं आपने पूरी कर दी, चाहे वो कांग्रेस हो या वो भारतीय जनता पार्टी हो। नंबर एक, पहला तो मेरा ये सवाल होगा जनता की, क्यों मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन दोनों का दल, मेरी लड़ाई ना कांग्रेस से पर्सनली है ना भारतीय जनता पार्टी से है। मेरी लड़ाई तो उस जनता के उन मुद्दों को लेकर है जिन मुद्दों को यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाकर वोटों के रूप में इस्तेमाल करने के बाद उनका इन्होंने 21 साल लूटा हो जनता को। मैं कहूँगा छल कपट के एक एक पीढ़ी निकल गई 21 सालों में। वो जो लोग 50 साल से 60 साल से एक एक पार्टी को सीट से आ रहे थे, उन्होंने जो उनसे वादे किए उनके वादे पूरे नहीं हुए। तो 21 साल की बात है, इस जनरेशन ने भी देख लिया 21 साल में कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले ये मुद्दे आप वो बताएं। दूसरा, हमारा प्रदेश कहाँ पिछड़ा हुआ है? सबसे पहले विकास किसको कहते हैं, विकास की परिभाषा नहीं पता है। स्वास्थ्य, जो उत्तर प्रदेश के समय था, स्वास्थ्य सेवा आपकी बद से बदतर हो चुकी है इस प्रदेश की। जब से उत्तराखंड बना, आपने एक स्वास्थ्य को लेकर कहीं भी कोई ऐसे अस्पताल अभी तक नहीं बनाए। हाँ, देहरादून में उधर जॉली ग्रांट, एम्स वगैरह बहुत जरूरी आ गए हैं। कुमाऊं को आपने वंचित करके रख दिया उन एरियाज को पूरा। क्या कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र के अंदर क्या वहाँ इंसान नहीं रहते, जहाँ पर कोई एक डिस्पेंसरी नहीं है? अभी मैं बीच में गया वहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र में, वहाँ पर करीब 150 किलोमीटर तक कोई एक डॉक्टर नहीं मिला वहाँ पर। तो ये पर्वतीय क्षेत्र की तो बहुत समस्या है। वहाँ वो इंसान नहीं है पर्वतीय क्षेत्र में। तो ये भी देखा गया है कि उस नीचे से घोड़े पे लाद के या उस पे कुर्सी पे बांध के उनको लाते हैं, तब तो जाके। हम कौन सी सदी में गिन रहे हैं? हम कौन सी सदी में जी रहे हैं मेरे भाई? हम उस सदी में जी रहे हैं जहाँ पर एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके पास क्या वहाँ पर इतने फंड नहीं है जो प्रदेश के विकास बात करते हैं। मैं कहता हूं कि विकास है तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है तो विकास है। आपने अच्छी बात कही। आज पहली बार ऐसा है, इस मेहनत का फल आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर 70 की 70 विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर एक, कुमाऊं की मैं 25 सीटें हमने पहले डिक्लेयर, अब करीब 50 से ऊपर सीटें डिक्लेयर कर चुका हूं समाजवादी पार्टी से उत्तराखंड। मतलब इस बार 50 से ज्यादा उम्मीदवार आप 70 के 70 चुनाव लाऊंगा। कल मैं तो उम्मीद है कि उत्तराखंड में समाजवादी का जो वोट प्रतिशत है बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। कल मैं उस जो लेडी है एक मेरे पास, मंजू देवी नाम की, जो धारचूला से चल के मेरे पास आई है अपना सिंबल लेने के लिए, तो मैं सम्मान करता हूं उस लेडी का कि वो, उनसे मैंने पूछा कि आपको समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या शौक था कि आप मैं नहीं जानता था उनको, किसी रेफरेंस है मेरे पास, तो क्या सोचा था आपने? तो बोली मैंने भारतीय जनता पार्टी भी देख ली, मैंने कांग्रेस भी देख ली, मैं दरी बिछाती रह जाऊंगी, मुझे वो सम्मान इन दलों में नहीं मिलने वाला। ये मेरे सुनते तो नहीं। मतलब ये माना जाए कि जो समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में एक विरोध था पहले, वो कम हुआ है और अब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ को रुझान कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर समाजवादी नहीं थी वहां भी अब साइकिल चढ़ने की आपको उम्मीद है? चलेगी, क्योंकि जनता को सोचने समझने का समय मिलना चाहिए, मिला है उनको। इस बीच हम देख रहे हैं कि जितनी दल बदल की राजनीति हुई है, आप जिसको टिकट नहीं मिलता वो दूसरे दल में चला जाता है। अगर हम बात करें यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या की, तो उन्होंने पूरा टाइम राजनीति कांग्रेस की करी, लेकिन वो दल बदल के सीधे भाजपा में आ गए, फिर 4-4.5 साल यहाँ रहे, उसके बाद अचानक फिर वो कांग्रेस में उन्होंने घर वापसी कर ली। उधर हम उनको देखते हैं कि वहाँ पर प्रदेश महिला की अध्यक्ष रहीं
सरिता आर्या, वो पूरा जीवन उन्होंने उसमें बिताया कांग्रेस में, आज इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो भाजपा में आई थी। वो हरक सिंह रावत का भी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो क्या ये आज के ज़माने में ऐसा होना चाहिए? पार्टी को महत्व होना चाहिए, व्यक्ति को होना चाहिए, या जिसको वोट नहीं मिलता है वो शिफ्ट कर जाए? तो जनता, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए विजय भाई, ये जो चेंज, सत्ता बदलने में, जो सत्ता में दल बदलने की राजनीति है, मैं अपने प्रदेश की बात अगर करूं तो जो आपने नाम लिए पहले, जैसे यशपाल आर्य जी का नाम लिया, मैं भी बहुत छोटा था उस टाइम पर भी, मैं यूथ कांग्रेस NSUI से लेकर मैं साथ रहा है। यशपाल आर्य जी बहुत सीनियर लीडर थे हमारे, अच्छे नेता हैं। उन्होंने एक पकड़ है इतनी मजबूत, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चलाया उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे भी रहे। तो ऐसा क्या वजह थी ऐसी जिस कांग्रेस को उन्होंने सींचा हो, और उस कांग्रेस को जब देखा कि सामने अब हमारी कांग्रेस पार्टी का अब वजूद कुछ गिरता चला जा रहा है। इन नेताओं को ना क्या है मैं बताऊं, जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने पर्सनल अपने हित की राजनीति करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से वो सुगंध आ जाती है कि लगता है अब हमारा मतलब व्यक्तिगत हित जब टकराने लगते हैं और तो देखा कि उन्होंने अभी अब भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि इस बार सरकार आ जाएगी, तो साहब वो दल बदल के भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी मलाई खाई, क्योंकि इन लोगों ने आदत पड़ गई है मलाई खाने की। मलाई खाने के साथ साथ राजयोग सत्ता में बैठे रहने की। विपक्ष में बैठना पसंद ही नहीं है। विपक्ष में बैठ मतलब जीतने के बाद भी जनता जिस आधार से आपको जिताती है, आपको नेता बनाती है, तो आप जनता को किस मुंह से किस शक्ल से आप जाके वोट मांगते हो दोबारा में समझ नहीं आता। पहले कहते हो कांग्रेस में दम घुटा मेरा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, भारतीय जनता पार्टी में पूरी मलाई खा ली। और जब आपने मलाई खाई, मैं कह रहा हूँ यशपाल दाजू जी की अगर बात करें तो यशपाल दाजू को जिस समय भारतीय जनता पार्टी की वो जो गलत नीतियां थी, जो किसान विरोधी नीतियां थी, या जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा विरोध चल रहा था, तो वो जब सरकार बनने के 2 साल बाद स्टार्ट हो चुका था। तो ये 3 साल पहले ये निर्णय लेना चाहिए था, जनता के हक में लेते कि यार ऐसा है कि इस बार जनता अगेंस्ट है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, तो मैं अगर जनता की फिक्र है तो मैं इस त्याग देता हूं और मैं कांग्रेस में बैठ के वापस घर वापसी करता हूं। लेकिन अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी में भी एक समाजवादी पार्टी के, आपके यहाँ के इस एरिया के एक बड़े नेता के रूप में जो मतीन सिद्दीकी थे, वो भी AIMIM में आजकल पार्टी में चले गए हैं। आपकी पार्टी से भी अगर ये टिकट आपको मिल गया, उन्हें नहीं मिला, तो वो उन्होंने पार्टी बदल ली। तो ये तो एक परिपाटी चली आ रही है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। इसी में मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो AIMIM से अगर वो लड़ते हैं चुनाव, और समाजवादी पार्टी के पुराने वो सिपाही रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं में उनकी भी पकड़ रही है, अगर उन्हें AIMIM से टिकट मिलता है तो आपको कितना नुकसान होगा उससे? देखिए, नफा नुकसान तो मैं अपने आप को जज नहीं कर सकता। मैं नहीं, आपको कितने मतों को नुकसान होगा? मैं इस सवाल का जवाब मैं दे भी नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं दे सकता कि मतों का नुकसान, जनता ने क्या सोच रखा है, अब जनता किसको वोट देगी ये जनता बताएगी। मैं कैसे कह दूं कि मेरा इतना नुकसान हो जाएगा? क्या पता मेरा बहुत फायदा हो जाए उनके वहां आने से, और क्या पता मेरा नुकसान हो जाए उनके वहां आने से। तो ये फैसला तो जनता करेगी, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाता जब अगर एक पार्टी 2 मुस्लिम अगर प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा तो ध्रुवीकरण का फर्क आपको पड़ेगा। ये सोच गलत है ना कि मुस्लिम और हिंदू क्या लाया। नहीं, मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं, लेकिन मतदाता अगर एक ही उससे 2 खड़े होते हैं तो क्या अभी तक खाली मुस्लिम मतदाता के मुसलमान को वोट देता है क्या? मतदाता खाली हिंदू को वोट नहीं है ना। सपा ने अभी तक, देखिए, सपा ने अभी तक मुस्लिम मतदाताओं के बल पर ही यहाँ राजनीति करी है उत्तराखंड में, और आज भी उनका परसेंटेज वो गलत थी। आज भी मेंटेन नहीं है वो भी मैं आपकी बात को काटने जा रहा हूं। अब आपने उस चीज को बदला है, लेकिन आज से पहले समाजवादी का ट्रेंड यही चला है कि वो मुस्लिम मतदाताओं की ही राजनीति करते हैं। वो समाजवादी का ट्रेंड नहीं था, वो समाजवादी में जो लोग चलाते हैं वो अपना क्या ट्रेंड बनाते हैं, वो पार्टी का ट्रेंड नहीं था। सर्व समाज को ये जो एक बात अच्छी लगी थी, क्या मैं भी कांग्रेस में रह सकता था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकता था। नहीं, आपकी सबसे अच्छी बात तो यही थी कि आप जब 2 मेयर का चुनाव भी हारे और एक विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद भी आप लगातार संघर्ष करते रहे और उन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे जिनके लिए आपने दोनों चुनाव में लड़ी। आपके पास भी एक अच्छा मौका था कि किसी भी पार्टी में आप जा सकते थे, ऑफर भी आए होंगे, लेकिन आपने अगर व्यक्तिगत हित ना देख के पार्टी हित देखा तो आज के जमाने में तो ये अच्छी बात कही जाएगी इसको। अगर मैं आज यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चल रहा हूँ तो मेरा निजी स्वार्थ नहीं है सब, क्योंकि समाजवादी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आती है तो अगर निजी स्वार्थ लेना होता मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति करता। उत्तराखंड के अंदर जो हल्द्वानी में ये लोगों ने प्यार दिया था, हारने के बाद भी उन लोगों की वजह से मैं बैठा हूँ, कल कोई उनके ऊपर ये तमगा न लग जाए उसको वोट दिया भाग्य तुम्हारा नेता। और आज भी कोई भी बड़े से बड़ा कोई ऐसा मौका मिल जाता, अगर मेरे साथ, अब जैसे अपनी टिकट की बात करी कि टिकट
मैं भी गया था लेने, मेरे बड़े भाई मतीन साहब भी गए थे लेने के लिए। और आज वो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस समाजवादी से नहीं मिला तो AIM से ले आए। तो देखो टिकट दो आदमी, देखिए वो तो टिकट लेने गए थे, हमें पता है, क्योंकि देखिए किसी भी खेल में दो टीम लड़ती हैं, एक जीतती है एक हारती है। टिकट भी एक ऐसी चीज है, दोनों भाई गए थे। अब हाँ, दोनों भाई को एक कोई मिलेगा, हमारा आपस में कुछ नहीं है। अगर मुझे टिकट मिला मतलब तो, वो आपको अगर वो आपको चुनाव MIM से नहीं लड़ते हैं तो वो आपको चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मतीन भाई, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को चुनाव, मैं आ रहा हूँ, अगर भाई ये नहीं कि मुस्लिम भाई नहीं, मुस्लिम समाजवादी में दोनों रहे हुए, मैं उस बात से आ रहा हूँ, धर्म की बात नहीं। हाँ, मैं उस बात से आ रहा हूँ कि अगर मतीन भाई को समाजवादी पार्टी टिकट देती तो ये वादा जरूर था मेरा कि मैं निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ता, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ता। बिल्कुल वही उम्मीद मैं मतीन भाई से भी कर रहा था कि अगर पार्टी मुझे टिकट दे रही है तो मतीन भाई को बड़े भाई के होने के नाते, मतलब आपके लिए पार्टी पहले है, व्यक्ति बाद में, पार्टी पहले, पार्टी सोच। और व्यक्ति भी क्या, मेरी उनकी कोई ऐसे कोई आपसी रंजिश थोड़ी है हमारी पार्टी सोच को लेकर है कि वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में हम भी जा सकते थे। लेकिन आपके मित्र हैं सुमित टिक्कू, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से उन्हें घोषित कर दिया है। पिछली बार आपके चैनल पे हम दोनों साथ में बैठ के इंटरव्यू लिया था एक बार। तो एक चीज आपसे पता करनी थी कि जब आपके मित्र भी हैं तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस प्रदेश के लिए, अन्य दल, मैं नाम नहीं लूंगा, और सारे अन्य दल भी उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये खुल के कहते हैं कि सबसे पहला एक तो किसी जात पात धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, धर्म के आधार पर वोट मांगना नहीं चाहिए। मैं ये जरूर कह, एक इंसानियत के नाते, आपस में भाईचारा बनाने के नाते आप चुनाव लड़िए। आपकी किसी से मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से रहिए। आपको वोट जितना मिलता है उसकी इज्जत करिए। आपको वोट दे रहा है विपक्ष, आपका कहाँ बैठे, लेकिन काम करना चाहिए। जो जीते काम नहीं करे 21 सालों में, उसकी लड़ाई हमारी है। वो भाजपा से भी है, वो कांग्रेस से भी है, प्रत्याशियों से नहीं है। जो प्रत्याशी अब आ रहा है, प्रत्याशियों की बात आपने कही, अगर कांग्रेस पार्टी सुमित हृदय को अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि ये सीट उनकी माँ की रही थी और एक तरह से इनका कब्जा था पूरा उस पर, काफ़ी इनका यहाँ पब्लिक उनको पसंद करती थी, तो आज वो नहीं है। उनके बेटे को अगर सुमित हृदय को प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस पार्टी, तो इससे आपको कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा? देखिए, सिंपैथी बोर्ड का कोई फैक्टर नहीं। सिंपैथी देखो, ऐसा दो चीज़ें होती हैं। सिंपैथी, इंदिरा जी का काम किया, सिंपैथी होती है, परिवार के साथ सिंपैथी होती है, और आदमी अपना परिवार समझता है तो सिंपैथी रहती है। और लेकिन जहाँ राजनीति है ना, राजनीति में सिंपैथी काउंट नहीं करती, काम बोलता है राजनीति में। हाँ, काम क्या करा है, आपने वोटरों का दिल जीता होगा तो आपको वोट मिलेगा। आप वोटरों के बीच में नहीं रहे होंगे, आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, और सिंपैथी काउंट नहीं करती। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि आप दोनों का वोट का क्षेत्र लगभग एक ही है, तो क्या जितना वो तेजी से अगर उभरेंगे तो क्या ये नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? नहीं, मैं तो देख नहीं रहा हूँ उभरते हुए किसी को। सिंपैथी वोट अगर उनको पड़ता है, नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है। मैं पहले कहा आपको, वोटरों का रुझान, आपने वोटरों को कहाँ सहमत किया, उनकी आपने उनको काम क्या किया वोटरों के लिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना। अभी आप सिंपैथी तो छोड़िए, अब हमने ये कहा कि आज आना और जाना जिंदगी में सबके साथ है। आज मैं भी, कल को मैं भी नहीं होऊंगा, ठीक है ना। तो वो जागीर मेरी ये नहीं है कल को मैं कहूँगा मेरे भाई को भी अब टिकट दे दो, मेरा भाई यहाँ पर अभी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, नहीं होता ऐसा। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो मेरा काम है। आज एक गरीब आदमी, हम कहते हैं पढ़ाओ, एक गरीब आदमी की तनख्वाह 7 से 8 हज़ार रुपये की तनख्वाह है। हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, वो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है, प्राइवेट स्कूल में भेजता है, 3.5-4 हज़ार रुपये फीस होती है बच्चे की, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 बच्चे हो गए तो 8 हज़ार रुपये बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा वो। बिल्कुल। तो सरकार ने कभी यहाँ सोचा है इस पर? ये प्राइवेटाइजेशन जो हो गया ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, तो ये देन किसकी है? इन सरकारों की देन है। आप अच्छे सरकारी अस्पताल बना दीजिए, गरीब आदमी जाकर अपना स्वास्थ्य का काम, जो सरकारी अस्पताल में कम पैसों में काम करा सकता है, उसे क्या जरूरत पड़ेगी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए? लेकिन स्वास्थ्य और एजुकेशन को बहुत बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गरीब आदमी, सरकार को अपने हाथ में, एक गरीब आदमी जिसके घर में कोई भगवान न करे किसी बीमारी आ जाती है, तो वो अपना मकान भी बेच देता है उसकी बीमारी को सही कराने के लिए। जब ये प्राइवेट, जब ये आते हैं ना बेस अस्पताल, यहाँ पर जो सरकार का देन जो है, यहाँ पर जो आज रेफर सेंटर बना के रख दिया है, सिर्फ आप वहाँ जाइए, रजिस्टर बैठा है रेफर, कहाँ सुशीला तिवारी, वहाँ जाइए, इसका डॉक्टर नहीं है, आप जाइए बाहर, अरे भैया उसके पास नहीं है पैसा,
आपने इतने बड़ा स्ट्रक्चर खड़े करने का, सरकारों की हम आंखें तो बंद हो गई सरकार हैं का एक कि मेडिकल आप कॉलेज डॉक्टर है, नहीं रख सकते राजकीय यहाँ पर। मेडिकल कॉलेज है, अगर वहां भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये कहाँ आम जाएगी जनता जनता? कहाँ जाएगी? लेकिन ये जो कभी नेताओं से पूछो कि तुम्हारे जब बीमारी होती है तुम्हारा तो पैसा है, हाँ, तो मतलब हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा। निर्धन व्यक्ति क्या करेगा? वो क्या करेगा? मेरी पहली नजर उन लोगों पर होगी है कि जो लोग अपनी ये जेन्युइन समस्याएं से जो पीड़ित हैं। मैं जिन लोगों से बात करता हूं, जिन लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य रोजगार देना मेरे हाथ में नहीं है, मतलब उनका हक दिलवाने का हाथ मेरा तो है कि उनको हक मिलना चाहिए, वो दिलवाऊंगा। नंबर 2, स्वास्थ्य, अपने क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य समस्या तो मैं दूर, इतना तो विधायक का मतलब ये आपके मैनिफेस्टो में है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर आप सत्ता में आते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। सबसे पहला काम तो मेरा ये है। बात रही अब आगे ये जू, ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है, अभी नहीं है आपकी प्राथमिकता में। आ जाइए ISBT, वो शहर की जरूरत है। जो अब से शहर का यातायात दिन भर बिगड़ता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है इसमें। प्रदेश की इनकी तो जनता की, इनमें नेताओं की तो आंखें बंद है ना। इन्होंने, ये तो बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया, गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते रहे। अब जिस तरह कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इतना बड़ा एक स्टेडियम बनाया है यहाँ पर, जो इस प्रदेश की बहुत बड़ी रकम उस स्टेडियम में लगा दी। मुझे ये बताएं, जवाब दे कांग्रेस, कि उस स्टेडियम बनाने का मकसद क्या था इनका, किस मकसद से वो स्टेडियम बनाया गया? वंचित हैं बच्चे आज खेलने में, आज की डेट में। अभी आप चले जाए, कोई गरीब आदमी है, कोई भी आदमी चले जाए, वो सिर्फ उसको अंदर नहीं जाना, वो सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग का अड्डा बन गया है। भाजपा और कांग्रेस का एक पॉलिटिकल अड्डा बन गया है। करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। बच्चा कोई भाग जाए खेलने जाए तो गेट में गार्ड मार के भगाता है। तो क्यों बनाया था? जनता के पैसे की बर्बादी है। आपको ISBT अपने शासनकाल में, जब आप सत्ता में आए थे, क्योंकि वो आपके मैनिफेस्टो में था, आप उसका शिलान्यास करते। 5 साल का समय जिस तरह आपने स्टेडियम बना दिया था, ISBT अपने शासनकाल में बनाते हैं। लेकिन आपको तो ये है, नेताओं को एक चीज ये है, ये पॉलिसी अब जो खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद देखना भी है कि जब आपकी सरकार जाने का समय हो जाए, आप उस समय ऐसी घोषणाएं कर दीजिए जो जनता उससे प्रभावित होकर अगली बार आपको वोट दे। लेकिन वोट की बात अगर करें तो आपकी पार्टी में भी देखिए, समाजवादी में आप ही आप हैं, विधानसभा भी आप ही लड़ते हैं, मेयर भी आप ही लड़ते हैं, दोबारा विधानसभा होती है तो आप ही लड़ते हैं। तो आपकी पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं है, काबिलियत की कमी है, या ये वन मैन पार्टी का ठप्पा लग रहा है? नहीं, आप देखिए ना, 70 विधानसभा में थोड़ी लड़ रहा हूँ। उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं, 70 में मैं नहीं लड़ रहा हूँ। 70 विधानसभाओं में बराबर के सिख समुदाय से, हमारे ठाकुर भाइयों से, पंडित ब्राह्मण भाई हैं, दलित भाई हैं, हमारे हर समाज के मुस्लिम भाई। हमने जो सूची बनाई है, सब कुछ देखते हुए उसी आधार पे पूरे प्रदेश में 70 के 70 लोग लड़ाए हैं। मैं चाहता हूं अगर जैसी मेहनत मैं कर रहा हूं, ऐसी उन विधानसभा में वो लोग ऐसी मेहनत करें जिससे उनको जनता उनके साथ में जुड़े और समाजवादी पार्टी को वोट दे। नहीं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, क्योंकि अगर प्रदेश में विकल्प जनता पे होंगे तो उन्हें चुनने में आसानी होगी कि विकल्प उभर के आए, नहीं तो 5 साल भाजपा के, 5 साल कांग्रेस के। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि अगर AIMIM से, ओवैसी की पार्टी से ये लड़ते हैं मतीन सिद्दीकी, तो उत्तराखंड को, आप भी यहीं से पले बड़े हैं, हम भी यहीं से पले बड़े हैं, तो उत्तराखंड में एक अच्छा सा माहौल और भाईचारा और सांप्रदायिक माहौल एक बड़ा अच्छा सा रहा है। तिवारी जी तो जो हमारे इसके भीष्म पितामह थे यहाँ के, वो तो कहते थे गुलदस्ता है हमारा। तो उसके बावजूद अगर ऐसे लोग पार्टी से आएंगे, ऐसी पार्टियां यहाँ लड़ेंगी, तो क्या यहाँ की फिजा को खराब नहीं करेंगी? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। मैं ही समझता हूँ कि जनता बहुत समझदार है, किसको वोट देना चाहिए, किस दल को वोट देना चाहिए, किस दल की क्या नीति है। अभी भारतीय जनता पार्टी का भी एक धर्म संसद में जो हरिद्वार में बयान आया था, हाँ, तो उन्होंने जिस तरीके से एक टारगेट किया था अल्पसंख्यकों को लेकर, एक समाज को लेकर, और वो कि मार डालो, काट डालो, तो ये राजनीति, हाँ, भाजपा पे भी आरोप लगते रहे कि वो भी धर्म विशेष की राजनीति करती है। उसमें ये कहलवाए जाते हैं, ये कहा जाता है इन नेताओं को कि कैसे इनका जनाधार बढ़ेगा। ये वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए होता है। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि ओवैसी भी भाजपा की बी टीम है, कि तुम मुझे गाली बको, मैं तुम्हें गाली बकूं, हिंदू मुझे दे, मुस्लिम मुझे दे, ये वोटों को तोड़ने के लिए तो ये खेल हो रहा है। अब आप ये चीज देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? ओवैसी जी को आए भी कितने साल हुए हैं राजनीति में? तो आप एक हैदराबाद वहां की राजनीति में थे, हाँ, क्या आपको उस टाइम पर मुस्लिम समाज दिखाई नहीं दे रहा था? आपको एस्टैब्लिश हुए हैं 2012-2013 में, जब आप बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। व्यक्तिगत मैं बात करूं, तारीफ करूंगा, उनके मुकाबले में आज की डेट में कोई व्यक्ति मैं समझता हूं कि नहीं हो पाएगा, कुछ लायक नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि राजनीति को
एक टारगेट करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ओवैसी जी अकेले पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए बिहार, वहां की समीकरण बिगाड़ देते हैं। हाँ, मैंने वही पूछा आपसे कि क्या वो गणित बिगाड़ने ही आते हैं और फिजा खराब करने आते हैं? वो जनता सब जानती है और जनता सब समझ चुकी है कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है। हम तो अपनी बात ये कर रहे हैं कि हल्द्वानी विधानसभा के अंदर मैं ना किसी की ए टीम ना मैं किसी की बी टीम, मैं तो अपने सामने इन दोनों पार्टियों को या और भी अन्य पार्टियों को, मेरे किसी से कोई गुरेज नहीं है। मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा, जनता का दिल जीता होगा तो जनता मुझे वोट देगी और मैं जनता को मैं अंदर से मुझे एक थोड़ा एक जो सेटिस्फैक्शन है मुझे अपना से कुछ ये है कि वो क्या मैं जनता के बीच में रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशानी नहीं है। मैं तो उनको देख रहा हूँ कि जो अभी टिकट डिक्लेयर होंगे और नॉमिनेशन की डेट अभी 26 तारीख है, लास्ट 24-25 में होने नॉमिनेशन, अभी टिकट डिक्लेयर हुए नहीं लोगों के। तो जब टिकट पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ये इतनी बड़ी जनता को किस तरह जाके बताएंगे मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए, मुझे चुनिए। तो ये फायदा मुझे इसलिए मिल रहा है, मैं 5 साल से जनता के बीच में बैठा हूं, तो इसलिए सुकून से बैठा हूं कि मैंने जनता का काम 5 साल किया है। मैं चुनाव का टिकट मिलता या नहीं मिलता, मिला है तो 5 साल से काम कर रहा है, इसलिए मुझे अंदर से मुझे अपने आप को तसल्ली है कि जनता मुझे उस चीज को देखते हुए जरूर समझेगी। अगर मैं 4.5 साल 5 साल गायब रहता और मुझे टिकट लेके लखनऊ से टिकट लेके आए साहब मैं आ गया हूँ पार्टी के अंदर, टिकट मुझे मिल गया, कभी नहीं मिलता। और जनता को ऐसे नेताओं को नकारना चाहिए। जनता तो बहुत समझदार हो चुकी है, मुझे भी नकारना चाहिए था जनता को, और नकारती। तो ये क्या मतलब होता है कि आप टिकट लेके कोई भी आ जाए, हवाई में टिकट। अभी आप नैनीताल की राजनीति की बात करिए, क्या आपने एक सरिता आर्या जी जिन्होंने एक पूरा जीवन महिला कांग्रेस को सींचा है, उन्होंने प्रदेश महिला अध्यक्ष नहीं है, तो अब उनका टिकट काट दे रहे हो। एक तरफ प्रियंका जी कह रही है कि महिला को आगे लाना है, आपने उनका टिकट, अरे आपने कितनी प्रतिशत दे दिया आपने। अब वही तो हुआ ना कि दल बदल के एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इससे जुड़ा हुआ है मेरे लिए भी, कि आज मुझे किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे वोट दिया है, जो मेरे साथ में है, साथ में लोग जुड़े हुए हैं, मेरा संगठन है, अगर मैं उनसे कोई राय मशुरा ना करूं और मुझे अपना स्वार्थ दिखाई दे आज कि मैं आज यार दल छोड़ के वहां चले जाऊंगा तो मुझे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और इस पार्टी से लड़ूंगा तो ये वोट भी आ जाएगा, वो वोट भी आ जाएगा, अपने समीकरण बना लूं। और जब कल को वो जनता जो एक समाजवादी का झंडा लेके मेरे साथ चल रही हो, तो वो लेकिन आपके जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ के आए, आम आदमी पार्टी छोड़ के आए आपके जिलाध्यक्ष। तो इसीलिए आए ना, तो उनको सारी पार्टियों दलों के बारे में पता चल गया है ना। घोषणाएं करने वाले बहुत हैं, करके पूरा करके दिखाओ। वो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है समाजवादी ने, कहा है, करा है, ये नहीं करेंगे कहकर करा है, वो सामने है। वो बात अलग थी, लहर एक ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक धर्म को लेकर चुनाव लड़ा था, अब वो सब सामने है। 2021 के 22 के चुनाव में सब पिक्चर क्लियर हो जाने वाली, जिन प्रदेश में चुनाव होने वाला है। मैं भी ये कह रहा हूं, मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दूंगा, जो मौलिक अधिकार हैं वो दिलवाऊंगा और जो हक बनता है अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मैं कैसे कह दूं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 400 यूनिट, अरे कहां से दे दूंगा? जो तुम्हारा हक बनता है, मैं कहता हूं जो सब्सिडी हमारी स्टेट को, जनता को जानी चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर। तो वो जो 3% की बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली की, अरे 300 यूनिट तो इनका हक है लेने का, जो सरकार नहीं देती वो दिलवाने की बात करूंगा, जो उनके हक हैं। अरे आज आप एक चीज देखो, एक बच्चे को एडमिशन कराने जाना है स्कूल में तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए उसको, वो बनवाने जाती है, वो कहते हैं 40 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर आइए आप। अरे भैया वो 40 साल पुराना अधिकार आज की डेट में हम कहते हैं 6 महीने पहले हमने वो कागज कहां रख दिया, वो नहीं मिलता, तो वो लोग कहां जाएंगे? सब परेशान बैठे हैं। इन चुनाव में सब बदला लेंगे इनके इन पॉलिसियों का, जिससे कि वो बीच में ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो कांग्रेस का एक नेशनल, इनका अपना जो नेशनल पेज है उसमें भी आपका इंटरव्यू चल रहा था। तो क्या ये घबराहट है कांग्रेस में, या मतलब आपने या जो 5 साल मेहनत करी उसकी वजह से वो परेशान है, या उन्हें, और हो सकता है उन्होंने अभी कैंडिडेट भी इसीलिए डिक्लेयर नहीं करा है कि उन पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा आपके मुकाबले खड़ा करने का? विजय भाई बहुत अच्छा सवाल है, ये तो मेरे दिमाग से भी निकल गई थी बात अभी आपने। हाँ वो सही बात है कि अभी बीच में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी हल्द्वानी आए थे, उसको भी मैं यही कहूंगा कि एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में ना आकर एक राजनीतिक दल के नेता बन के रूप में राजनीतिक प्रोग्राम बनाया। उनको भी एक डर था, देहरादून की खाली कुर्सी देखकर जब स्टेडियम से शिफ्ट करके छोटे से एरिया में प्रोग्राम रखा गया जबकि बात थी, तो मैंने उसका विरोध किया और विरोध भी किया और उसमें गिरफ्तारी भी हुई। और जो जुमलेबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको मुखालफत करी। तो शाम को मैंने वही देखा कि पेज चल रहा था, किसी ने मुझे उसका शेयर करा, लिंक भेजा, उसमें शोएब भाई आपको कांग्रेस के पेज में मोदी जी का बयान है और उसके बाद आपका भाषण है और उसके बाद आपका विरोध की गिरफ्तारी है।
मैंने खोल के देखा, फिर मैंने कांग्रेस का पेज खोला, उसमें देखा, पढ़ा पूरा मैं कि ये क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो शाम तक मीडिया के फ़ोन आने चालू हो गए। मीडिया ने ये प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी तक से बात करी, तो रात के 11 बजे तक मतलब आपके इंटरव्यू से पूरी उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति में हलचल मच गई, पूरे हिंदुस्तान में चला है वो। और सब पेज पे। और रात तो हमें तो ये भी पता है कि गोदियाल जी को भी उसमें काफी जवाब दिया उन्होंने मीडिया को। हिंदुस्तान, मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स के इंग्लिश पेपर की कटिंग रखी है, हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने पूछा। मतलब ये तो उत्तराखंड में जब जिस ढंग से समाजवादी पार्टी उभर के आ रही, तो ये तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि बोल रहे हैं कि कांग्रेस में आपने हलचल कर दी और उन्हें दिल्ली जवाब देना पड़ रहा है। तो भाजपा का विरोध हम कर रहे हैं, इसलिए हमारा दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस तो मैंने बता दिया मौन मित्रता की भूमिका में है, तो क्या दर्शाएंगे अपना। तो शाम को अगर उन्होंने डाल दिया था, जब ये सवाल जवाब रात को 11 बजे उन्होंने उसको डिलीट मारना पड़ा। मैंने उसका लिंक शेयर करके रखा, लिंक है, मैंने उसको लिंक तो शेयर किया होता, उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो डाउनलोड कर रखा है। अच्छा एक चीज और है, मैं आपके बड़ा अच्छा सवाल है, मैं कहना भूल जाऊंगा। हल्द्वानी का माहौल जो खराब करा जा रहा है धर्म को में बांटते हुए, वो बहुत जरूर कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। देवभूमि उत्तराखंड हमारा एक ऐसा प्रदेश है, मैं अभी और प्रदेशों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस प्रदेश का वासी हूँ, और हल्द्वानी शहर एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पे सर्व धर्म एक साथ रहते हैं। यहाँ पे राजनीति ऐसी हो गई है कि कुछ जगहों पर यहाँ पर ये नहीं बसेगा, वहाँ पर ये नहीं बसेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये वहाँ नहीं रहेगा। हिंदुस्तान का संविधान कहता है हिंदुस्तान में सब धर्म सब समाज बराबर है। तो कुछ जगहों पर कुछ एक समुदाय के लोगों ने अभी नक्शे पास कराए जगह के और रजिस्ट्री की ज़मीन ली, तो उसमें एक राजनीतिक दल ने उसमें विरोध किया। अच्छा, कि यहाँ विशेष समुदाय के लोगों को नहीं बसने देंगे। वो तो उनका मौलिक अधिकार है, कहीं भी रहें, तो भारत सरकार ने दिया हुआ है। मैं सोच में बात कर रहा हूँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी होती समझ में आता, वो कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस को वोट चाहिए अल्पसंख्यकों का, लेकिन उनके लिए लड़ाई करेंगे। तो ये वोटर समझदार है इस बार। मेरे पास सारी अखबार की कटिंग है, मेरे पास ज्ञापन मतलब आप पूरी तैयारी से हैं। मेरे पास ज्ञापन है कांग्रेसियों का जो उन्होंने दिया है कि उसमें ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसमें कांग्रेसी काफी नाम है, धरना दिया उन्होंने। कैसे रुकवा सकते हो आप? अरे जो एक कॉम्प्लेक्स एक आदमी बना रहा है, वो किसी धर्म का बना रहा है, तो कौन खरीदेगा, कौन चलाएगा? अरे जब हम और आप स्कूल में पढ़ते थे, हमें याद है, हम बचपन से साथ में खेलते हैं, आज भी हमारा वही भाईचारा है। कौन विजय कौन शुएब, मैं आपके घर में खाना खाया करता था, बिल्कुल, आज भी वही है। जो आपकी दादी जी बनाती थी, आज आपकी दादी जी का खाना याद है। तो हमारा प्यार मोहब्बत ये हमें जुदा कर देंगे, ये हमें कैसे बिछड़ लेंगे हम लोग? हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, राजनीति का शिकार ना हो, बस राजनीति से बचे। यही सोचना होगा, धर्म को राजनीति से अलग, आपसी एकता को धर्म से, इसको राजनीति से अलग रखें, राजनीति में इन चीजों को ना लाएं। मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं अपने प्रदेश की जनता से, राजनीति अलग, धर्म अलग, भाईचारा अलग, सबसे पहले इंसानियत का धर्म। हम सब एक हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आता है, 5 साल में आपस में ऐसी दूरियां पैदा ना करें जो एक दूसरे पर ऐसे टिप्पणियां ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। सबको बड़ों को इज्जत दो, छोटों को प्यार दो, जिसे कहते हैं इंसानियत। और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हम सब एक हैं। जब खून निकालोगे तो हिंदू का भी लाल होगा, मुसलमान भाई का भी लाल होगा, सारे सिख भाई का भी लाल होगा। खून का रंग एक है। खून ये भी नहीं होता कि ये मैं किसी हिंदू भाई के को ही डाल सकता हूँ या किसी मुसलमान भाई को डाल सकता हूँ। खून सबके अंदर जा सकता है, इंसान के। बहुत बढ़िया बात आपने, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ऊपर वाला एक है जिसको बहुत बढ़िया सोच है आपकी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि धर्म और राजनीति अलग अलग होने चाहिए। विचारों की लड़ाई लड़ो, विचारों की हो, मत भेद हो, मन भेद नहीं हो। और इसी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे बीच आए। और प्रदेश के प्रमुख महासचिव शुएब अहमद सिद्दीकी ने से आज हमारी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं, जिस ढंग से आप लगातार पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप विधायक बने और हम दोबारा आपको इसी तरह से अपने स्टूडियो बुलाएं और आपसे साक्षात्कार करें। धन्यवाद आपकी इज्जत देने का, और ये तीसरा मौका मिला आपके बीच में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई।